वेलकम टू माय चैनल। आज जो है हम एपिलेप्सी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जो है हम एपिलेप्सी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सेकंड, हम उसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट एड जो दी जा सकती है एपिलेप्टिक पेशेंट को या देनी चाहिए एपिलेप्टिक पेशेंट को, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में मैं आपको वो ट्रिगर फैक्टर्स बताऊंगी जिनकी वजह से जो है अगर वो ट्रिगर फैक्टर्स या वो चीज़ें एपिलेप्टिक पेशेंट के सामने आ जाएँ तो वो उसको किस तरह से अफेक्ट करती हैं। अगर आप एपिलेप्सी और उसकी टाइप्स, उसके साइन एंड सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, इस पर बनाई हुई है और डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक मैंने दे दिया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि जो है इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। ओके, तो हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम जो टर्म्स रिलेटेड है एपिलेप्सी से उससे हम स्टार्ट लेंगे। तो 3 टर्म्स जो है ये एपिलेप्सी से रिलेटेड है। एक है हमारे पास ओरा, सेकंड फेब्राइल सीजर्स एंड द थर्ड वन इज स्टेटस एपिलेप्टिकस। ओरा क्या है? ओरा एक किस्म की फीलिंग और सेंसेशंस हैं जो एक एपिलेप्टिक पेशेंट फील करता है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। इसमें जो है वो जो है ख़ास किस्म की कुछ हेलोसिनेशंस या स्मेल्स जो हैं वो फ़ील करता है। इवन कुछ पेशेंट्स में जो है अजीब किस्म की वो आवाज़ें भी जो है वो फ़ील करते हैं जबकि वो सब एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। तो ये जो है इसको हम कहते हैं ओरा फीलिंग, और ये काफ़ी पेशेंट्स में देखने में आती है। देन हमारे पास आता है फेब्राइल सीजर्स। फेब्राइल सीजर्स जो हैं वो एक्चुअली एपिलेप्सी की कोई टाइप नहीं है। फेब्राइल सीजर्स हम उस कंडीशन को कहते हैं कि जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं या बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जब उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, मींस 97 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए, मींस मोर देन 100 हो जाता है, तो उनको जो है फिट्स पड़ते हैं। उस फिट्स की कंडीशन को हम फेब्राइल सीजर्स कहते हैं, मींस सीजर्स ड्यू टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। तो वो कंडीशन जो है वो एपिलेप्सी में काउंट नहीं होती। फिर हमारे पास आता है स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस वो कंडीशन है जिसमें जो है पेशेंट को फिट जो है नॉर्मल फिट की जो ड्यूरेशन है वो कुछ सेकंड से जो है 1 मिनट तक मैक्सिमम। अगर इससे ज़्यादा ड्यूरेशन का फिट हो, लाइक 5 मिनट्स, 3 मिनट से भी ज़्यादा, या फिर इस तरह की कंडीशन हो कि एक पेशेंट को जो है फिट एक पड़ गया, कुछ सेकंड्स का हो या वो कुछ मिनट्स का हो, उसके फ़ौरन बाद जो है उस फिट के रुकने के फ़ौरन बाद उसे दूसरा फिट पड़ जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, जो कि काफ़ी डेंजरस कंडीशन है और ये जो है इमरजेंसी कंडीशन कहलाती है और इसमें जो है पेशेंट को फ़ौरन हॉस्पिटलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो अब हमारे पास आता है कि अगर आपके सामने कोई एपिलेप्टिक पेशेंट आ जाए और आपके सामने उसे फिट पड़ जाए तो आपने उसे फ़र्स्ट एड कैसे प्रोवाइड करनी है। तो अगर आपके सामने कोई मिर्गी का पेशेंट आ जाता है या आपके सामने किसी को जो है एपिलेप्टिक अटैक आ जाता है, फिट पड़ जाता है, तो आपने सबसे पहले जो है उसके सर के नीचे जो है कोई सॉफ्ट चीज़ रखनी है ताकि उसके जो ब्रेन है उस पर कोई डैमेज ना आए। सेकेंडली, उसके आसपास से हर वो चीज़ दूर कर देनी है जो उसको किसी भी तरह से डैमेज कर सकती हो, उसकी बॉडी पार्ट्स को। और फिट को जो है आपने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, बिल्कुल उसे टच नहीं करना पेशेंट को आपने फिट के दौरान। आफ्टर फिट जो है जब उसका फिट रुक जाए तो आपने जो है पेशेंट को किसी एक टर्न पे जो है वो लेटा देना है, या तो राइट पे या लेफ़्ट पे। और जो है सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसका जो हाथ है, फॉर एग्जांपल आपने अगर उसका जो लेफ़्ट हैंड है वो उसके राइट चीक पे रख सकते हैं, या फिर उसका जो राइट हैंड है वो उसके लेफ़्ट चीक पे भी रख सकते हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ आपने कर सकते हैं। तो और जो है जिस चीक पर जो है आप उसका हाथ रखेंगे, जिस चीक के नीचे, उसी तरफ जो है आपने उसे टर्न करना है उसकी बॉडी को। फॉर एग्जांपल अगर आपने उसका जो है लेफ़्ट हैंड उसके राइट चीक पे रखा है तो आप उसे टर्न जो है राइट तरफ ही कर देंगे उसकी बॉडी को। जब आप उसकी बॉडी को राइट पे टर्न कर देते हैं तो उसके बाद जो है आपने उसकी जो लेफ़्ट लेग है जो ऊपर की तरफ आएगी, लेफ़्ट लेग, उसको जो है हाफ जो है एक तरह से ऊपर थोड़ा सा उठा देना है।
इससे क्या होता है कि जो रिकवरी है उसमें पेशेंट को आसानी रहती है। ये तो फर्स्ट एड है जो आपने उसको लाजमी प्रोवाइड करनी चाहिए, और जितने भी जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं उनके रिलेटिव्स को, उनके आसपास जो कोलीग्स हैं, उनको ये फ़र्स्ट एड लाजमी पता होनी चाहिए। और जो है आपने जो चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है एपिलेप्टिक पेशेंट के साथ, जो लोग बहुत दफ़ा करते हैं, उसमें ये है कि आपने बिल्कुल भी जो है उसके जर्किंग को रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। उसके मुंह में ना कुछ खाने के लिए डालना है, ना कुछ पीने के लिए, इवन नॉट वाटर। और कोई मेडिकेशन भी उसे ड्यूरिंग फिट नहीं देनी। जब तक कि वो पूरी तरह से होश में नहीं आ जाता, आपने उसे खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं देनी, कोई मेडिकेशन प्रोवाइड नहीं करनी है। फिर हमारे पास आता है डायग्नोसिस ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी को जो है हम मेनली साइन एंड सिम्टम से, जो हमारे पास सिचुएशन आ रही होती है पेशेंट के सामने, एक तो वो तरीका है डायग्नोस करने का। सेकंड जो है हमारे पास आते हैं दो, MRI एंड इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम या EEG, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI, जिसमें जो है हम ब्रेन के हर पार्ट, हर लोकेशन को देखते हैं कि ब्रेन के किसी एरिया में कोई डैमेज, कोई ट्यूमर या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं। सेकंड जो है हम EEG के ज़रिए से जो है एपिलेप्सी को डायग्नोस करते हैं, जिसमें जो है ब्रेन की जो रिलीज़ या ब्रेन जो एक्टिविटी कर रहा है उस टाइम पे वो कैसे हो रही है, वो सारी जो इम्पल्सेस हैं वो रिकॉर्ड हो जाती हैं इसमें। तो ये दो तरीके हैं डायग्नोसिस करने के, जिसमें एक तो वही है साइन एंड सिम्टम्स जो हम पेशेंट्स को ऑब्जर्व करके देख रहे होते हैं। सेकंड, उनको कंफर्म करने के लिए जो है हमारे पास आती है MRI एंड EEG। फिर हमारे पास आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। ट्रीटमेंट के जो मेथड्स एपिलेप्सी के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसमें जो है पहला मेथड है वो है वेगस नर्व स्टिमुलेशन। जो सेकंड है हमारे पास वो है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। थर्ड इज़ सर्जरी एंड द फोर्थ वन इज़ डाइट। ये जो चारों मेथड्स हैं ये कम्प्लीटली क्योर तो नहीं कर सकते एपिलेप्सी को, लेकिन जो है ये काफ़ी हद तक जो है एपिलेप्सी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वन बाय वन जो है हम इन चारों मेथड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास वेगस नर्व स्टिमुलेशन। वेगस नर्व स्टिमुलेशन हम उस केस में करते हैं जब मेडिकेशन से जो है वो पेशेंट को फ़र्क ना पड़ रहा हो। इसमें क्या है कि हमारे पास जो है एक डेमी पल्स जनरेटर होता है, जैसे हमारे पास हार्ट में पेस मेकर है, उसी तरह का इसका फंक्शन है। ये इम्पल्सेस जनरेट करेगा। इसके साथ जो एक थिन वायर के साथ दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और इसे जो है स्किन के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, और जो है इसे लेफ़्ट वेगस नर्व के साथ इसके इलेक्ट्रोड्स को जो है वो कनेक्ट कर दिया जाता है। अब जब भी जो है ब्रेन में जो है ब्रेन की जो एक्टिविटी है या इम्पल्सिस जनरेशन है वो ये कंट्रोल करेगा, और एबनॉर्मल ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसको रोक देता है। तो ये हमारे पास है वेगस नर्व स्टिमुलेशन। इसके थ्रू जो है हम एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन जो है ब्रेन से जो हो जाती है इन एपिलेप्सी, उसको हम रोक सकते हैं। फिर हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सर्जरी का। सर्जरी उस वक्त की जाती है कि अगर ब्रेन का कोई स्मॉल पार्ट अफेक्टेड है, डैमेज है, या उस एरिया में जो है ट्यूमर मौजूद है, तो जस्ट उस स्मॉल पार्ट को या उस ट्यूमर को रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी के थ्रू, ताकि जो बॉडी है वो वापस से जो है नॉर्मल फंक्शन में आ सके और ब्रेन की जो एबनॉर्मल एक्टिविटी है उसको रोका जा सके। जो थर्ड ऑप्शन है वो है हमारे पास मेडिकेशंस का। मेडिकेशंस जो है काफ़ी हद तक एपिलेप्सी को जो है वो प्रिवेंट करती हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। जो हमारे पास कैटेगरीज हैं वो है हमारे पास चैनल ब्लॉकर्स, जिसमें सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं गाबा रिसेप्टर स्टिमुलेंट, और जो थर्ड कैटेगरी आती है वो है हमारे पास मिसलिनियस। ये तमाम ड्रग्स के नाम हैं। इन तमाम ड्रग्स के जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है और जो साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं वो सब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। मेडिकेशंस के बाद हमारे पास आता है डाइट।
अगर किसी पेशेंट पे मेडिकेशंस या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो हैं वो इफ़ेक्ट नहीं कर रही या कंट्रोल नहीं कर पा रही सीजर्स को, तो उन पेशेंट्स को रिकमेंड किया जाता है कि वो कीटोजेनिक डाइट पर आ जाएं। कीटोजेनिक डाइट जो है वो हाई फैट, लो कार्बोहाइड्रेट, कंट्रोल प्रोटीन डाइट है और बहुत सारे जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स हैं उसमें इस डाइट को यूज़ किया जाता है। नॉर्मली जो बॉडी है वो एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करती है। अगर हम अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दें और कीटोन्स को या कीटोजेनिक डाइट को ज़्यादा कर दें, तो इसका मतलब ये है कि अब जो बॉडी एनर्जी को यूटिलाइज़ करने के लिए फ़ैट्स को यूज़ करेगी। तो इसकी वजह से भी जो है वो एपिलेप्टिक जो फिट्स हैं वो कम हो जाते हैं। अब इस डाइट में हमारे पास जो चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो क्या क्या हैं, इसमें जो है हमारे पास डिफरेंट सीड्स आ जाते हैं, फ्रूट्स, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट वगैरह, ये सब हमारे पास क्या है, कीटो डाइट का हिस्सा है। तो ये भी जो है हमारे पास डाइट से भी जो है एपिलेप्टिक फिट्स को रोका जा सकता है। फिर अगर जो है हमारे पास जो जो चीज़ें हमने नहीं खानी है उनकी भी लिस्ट है। वो तमाम चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है, उन चीज़ों को हमने कम कर देना, लाइक पोटैटो और ये जो हम फास्ट फूड्स वगैरह उन सब में जो है कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब में क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स हैं उनको ये सारी चीज़ें जो हैं वो तमाम फूड्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं वो कम कर देने चाहिए, और वो तमाम फूड्स जिसे हम कीटोजेनिक डाइट भी कहते हैं या जिनमें फ़ैट्स की अमाउंट ज़्यादा होती है उनकी जो इनटेक है वो बढ़ा देना चाहिए। ओके, तो जो लास्ट चीज़ है इस लेक्चर में वो है हमारे पास एपिलेप्सी ट्रिगर्स। वो चीज़ें जो किसी एपिलेप्टिक पेशेंट के अगर सामने आ जाएं तो उनको फिट पड़ने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। वो तमाम चीज़ें क्या है हमारे पास, पहला स्ट्रेस। अगर मेडिकेशंस में जो है या डोज में मेडिकेशन के अचानक से बहुत ज़्यादा चेंज किया जाए, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी जाए डोज या बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर दी जाए एकदम, तब भी जो है फिट पड़ने के चांसेस हो सकते हैं। थर्डली सिगरेट। फोर्थ इसमें आता है टीवी, कंप्यूटर, और इसमें जो है हम मोबाइल को भी ऐड कर सकते हैं कि मोबाइल वगैरह से भी जो है वो भी अगर ज़्यादा यूज़ किया जाए तब भी फिट पड़ने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। फिर हमारे पास आता है अल्कोहल का यूज़ करना, वीडियो गेम्स करना, ब्राइट लाइट। अचानक से अगर जो है एपिलेप्टिक पेशेंट के आँखों पे ब्राइट लाइट मारी जाए तो उस वजह से भी जो है वो फिट पड़ सकता है। और लास्ट है हमारे पास हार्मोनल डिसबैलेंस। यूजली ड्यूरिंग दी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो फेस करना पड़ता है फीमेल्स को, तो उसके दौरान भी फिट पड़ने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और कुछ मेडिकेशंस की वजह से मेल फीमेल दोनों में अगर उन्हें कोई और भी मेडिकेशन वो ले रहे हैं उसकी वजह से जो है उन्हें हार्मोनल इम्बैलेंस फेस करना पड़े तो उसकी वजह से भी फिट्स पड़ सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और पिंटरेस्ट पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का मैकेनिज़्म, उनके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।